एनी रीजन अदर देन यूज से जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। अच्छा सर, बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से कमी आ जाए, टूट फूट जाए एसेट, अच्छा एसेट कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के काम आता है। साल के तौर पर हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्लांट बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है वो बिकना बंद हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी ना। एक गाड़ी है सर, वो ओवर में चलती थी, अब पाकिस्तान में सर मिसाल के तौर पर पेट्रोल का रेट इतना हो गया है कि लोगों ने जो है वो घोड़े गधे निकाल लिए हैं। ठीक है जी, हमने सुना है दज्जाल जो है वो गधे पे आएगा, तो वो प्रोफेसी पाकिस्तान में पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है जी, पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि उस बेचारे के पास भी, बेचारा तो नहीं लानती होगा वो, ठीक है जी, तो उसके पास भी जो है वो मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं होगी, वो गधे पे आएगा। तो मुझे एक बात बताएं, अब मिसाल के तौर पर उस दौर में मेरे पास एक गाड़ी है, तो क्या गाड़ी से मुझे जो है वो कोई कैश मिलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं सर। क्यों? वैल्यू न्यूज़ इसलिए कम हो जाएगी कि अब कस्टमर ही नहीं है पैसे देने के लिए, ऐसा। अच्छा, अब मैं आपके सामने सर 2-3 चीज़ें रख रहा हूँ, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, और पूरा लास्ट क्लास का हम जो है वो चीज़ों को रिकॉल भी करेंगे। मुझे एक बात बताएं, एक एसेट की कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूँ जी एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 50,000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या जी? सर मेरी बुक्स में ये एसेट 50,000 रुपये पे रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा। मेरी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड हुआ है? 50,000 पे रिकॉर्ड हुआ, ऐसा। अच्छा रियाज, अगर मैं मार्केट जाऊं और पता करूं कि इसी स्पेसिफिक एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है, कितने रुपए का ये मार्केट में बिकता है, तो सर मिसाल के तौर पर इसकी मार्केट में वैल्यू है जी 40,000 रुपये। तो फेयर वैल्यू हमने पढ़ी थी, फेयर वैल्यू क्या होती है जी? बिड प्राइस, यानी मेरा ये एसेट मार्केट में कितने रुपए में मार्केट पार्टिसिपेंट खरीदने को तैयार होगा, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, कोई कहता है जी मेरे पास ये मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है जी, अब मैं ये मार्केट लेके जाता हूँ और मार्केट में सर इसकी कीमत लगती है 1.5 लाख रुपए। अच्छा, मैं समझता हूँ इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए, तो फेयर वैल्यू 2.5 लाख या 1.5 लाख है? 1.5 लाख, ऐसा है। अब पता नहीं तुम लोग का लेवल है नहीं है, मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, शायद तुम्हारे जहन में बैठ जाए। हमारे पास ना कुछ कंपनीज के शेयर्स पड़े हुए थे एक ज़माने में, ऐसी कंपनीज के शेयर जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग समझ दो, खरीद बेच नहीं होती, शेयर्स पड़े हुए थे हमारी कंपनी के पास। तो हमें IAS यानी स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप उन शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रखें। किस पे रखें? फेयर वैल्यू पे आपने रखना। अच्छा, हम क्या करते थे, रोज़ स्टॉक मार्केट में देखें कि यार कोई बंदा खरीदने वाला है, खरीद बेच हो तो हमें एक रेट पता चल जाए। अच्छा, खरीद बेच हो नहीं रही है, हमारे कंपेटिटर को पता चल गया इनके पास ये शेयर्स पड़े हुए। अब वो हराम को रोज़ आता था और इंतहाई कम वैल्यू लगा के चला जाता था, इंतहाई कम वैल्यू लगा के चला जाता था कि जी मैं इस रेट में खरीदूंगा। अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर जब हम शाम में देखते थे फेयर वैल्यू, तो वो बंदा होता था जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, बिड प्राइस उसने की है, वो बिडिंग कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ता था, उसकी इस घटिया हरकत की वजह से अपने जो शेयर हैं उनकी वैल्यू को कम करना पड़ता था, रोज़ हमें लॉस हो रहा है। तो खैर हमने उसको एक दफ़ा फ़ोन किया, हमने कहा यार ये क्या जलालत लगाई हुई है तुमने? तो उसने कहा सर एवरीथिंग इज़ फेयर इन कंपटीशन इन लव एंड वॉर। उसने कहा जी ऐसे ही है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़े टाइम बाद उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स आ गए जिसमें ट्रेडिंग होती ही नहीं है। हम भी शाम में खड़े हो जाते थे, रोज़ 1 रुपया कम, रोज़ 1 रुपया कम। तो मुझे बताएं, क्या बिड प्राइस सही वैल्यूएशन मेजर है? फेयर वैल्यू क्या बिड प्राइस होनी चाहिए? हैं? हाँ सर, बिड प्राइस ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ हर बंदा कहेगा मेरी नज़र में ये मोबाइल 5 करोड़ रुपए का, तो मैं इसकी वैल्यू 5 करोड़ लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो बिड प्राइस, अब देखो स्टैंडर्ड के पास लिमिटेशन है। ऑफर प्राइस भी अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? ऑफर प्राइस क्या होती है? वो जो मैं मांग रहा हूँ इस मोबाइल के, मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ, वो क्या है? ऑफर प्राइस। तो मैं कहूँगा जी मेरी नज़र में मोबाइल 5 करोड़ का। अच्छा, आपने इसके पैसे लगाए जी 1500 रुपये, तो स्टैंड कहता है जनाब अब दोनों मेजर्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिड प्राइस कंपैरेटिवली क्या है? ऐसा मेजर है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता ना आप जो भी प्राइस लगाओ इसके। लेकिन ऑफर प्राइस क्या है? वो मेरे कंट्रोल में। ये मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, आई होप तुम लोग के जहन में बैठ रही हूँ, नहीं भी बैठ रही तो कोई टेंशन नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए बिड प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू, कहानी खत्म। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सर लास्ट क्लास के अंदर ही, फोर्स सेल्स वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय फोर्स सेल्स वैल्यू? सर वो वैल्यू जो हमारा कोई भी फाइनेंस प्रोवाइडर है, यानी बैंक है जो हमें पैसे देता है लोन पे, ठीक है जी, वो हमारे एसेट को ले और
कोशिश करे कि इसको नीलाम करे, तो नीलाम करने में पूरी वैल्यू नहीं मिलती है, ऐसा है या नहीं? आज अगर हम सोचें यार बंद करो फिजिकल क्लासेज, ये सारी कुर्सियाँ और से जाके बेचते हैं, ठीक है जी, तो अभी शायद इस कुर्सी की फेयर वैल्यू 1200 रुपये, लेकिन जब हम जाके बेचेंगे ना इसको इमीडिएटली, आराम से नहीं, इमीडिएटली इसको जाके बेचें तो शायद ये 800-900 रुपये में बिक जाए। तो फोर्स सेल्स वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो इमीडिएटली सेल करने पे, मार्केट में जाके इसको डंप करने में क्या हो, हमें मिले, वो हमेशा फेयर वैल्यू से क्या होगी? पूरी डिस्कशन की समरी, व्हाट इज फेयर वैल्यू? बस बिड प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए। डन। ऑल अदर मेजर्स आर नॉट फेयर वैल्यूज, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे पता है फेयर वैल्यू 40,000 है। कॉस्ट टू सेल ये क्या होता है जी? किसी एसेट को बेचने पे जो जरूरी खर्चे हैं, कौन से खर्चे? जरूरी खर्चे हैं भाई, ये खर्चे करने हैं तो जाके एसेट बिकेगा, ऐसा कोई जरूरी खर्चा ज़हन में आता है? मिसाल के तौर पर आज अगर मैं घर बेचूं तो ब्रोकरेज एक ज़रूरी खर्चा है, ऐसा है या नहीं? मिसाल के तौर पर आज मैं कोई गाड़ी उठा के बेचूं तो मुझे सर एक कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करना पड़ेगा, ये क्या है जी? एक ज़रूरी खर्चा। अभी हमने इस पर डिस्कशन करनी है। अज्यूम करें वो ज़रूरी खर्चा है जी 4,000 रुपये। बताएं सर मेरे पास ये गाड़ी कितने रुपए की बिकेगी? अच्छा, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 50,000। आज बेचने जाऊं कितने में बिके? क्या आपको आपका एसेट बिकते हुए नजर आ रहा है? मतलब आपको नजर आ रहा है कि पैसे पूरे रिकवर करके देगा? नहीं सर, क्या नजर आ रहा है? 14,000 रुपये शॉर्ट है, ऐसा है नहीं? अच्छा, मैंने सोचा मैं इस एसेट को चलाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, ठीक है जी, अज्यूम करें गाड़ी है, इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा? सर मुझे कैश मिलेगा। कैसे कैश मिलेगा? सर मैं लोगों को लेके जाऊंगा उबर करीम के थ्रू, ऐसा? तो मुझे लगता है कि मैं इसको फ्यूचर में जितने भी साल चलाऊंगा उससे मुझे इससे 42,000 रुपीज़ रिकवर होंगे। अंदाज़ा है ये? अंदाज़ा है? अंदाज़ा है या नहीं है? यस सर अंदाज़ा है। तो मुझे बताएं सर इन दोनों में हायर अमाउंट क्या है? इसको चलाएं या इसको इमीडिएटली बेच दें? तो इसको चलाएं सर। क्यों? आपको 42,000 रुपये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इट्स मच बेटर कि आप इसको चलाएं। लेकिन चला के भी मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो रही है? 42,000। तो मैं अगर आपसे कहूँ जी 50,000 रुपये का एसेट है, अगर मैं इसको बेचूं तो 36 मिल रहे हैं, चलाऊं तो 42 मिल रहे हैं, तो सर इसका मतलब है चलाने में 42,000 रुपये मिल रहे हैं, मैक्सिमम इतना ही मिल रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट रिकवर कर रहा है? नहीं सर, इसका मतलब है आपने अपने बुक्स में एसेट को ओवर वैल्यू किया हुआ है। अब आप अपनी बुक्स में क्या करें? उसको कम कर दें। कितना कम कर दें? 8,000 रुपये अपनी बुक्स में इस एसेट को जाके क्या कर दें? डेप्रिशिएट या एम्पेयर? एम्पेयर। डेप्रिशिएट क्यों नहीं? इसलिए कि सर ये डेप्रिसिएशन थोड़ी है, यूज़ करके थोड़ी हो रही है, हालात ख़राब हो गए सर, वैल्यू गिर गई सर ऐसे एसेट की। ये बात समझ आती? अच्छा जी, हमने ये बात बड़ी बेसिक क्लास में कर दी थी। अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मुझे करके दें सर, शाबाश। शाबाश सर, ये सवाल मुझे तमाम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं, कोई बंदा मुझे क्लास में फारिग न, क्योंकि उसने अंग्रेज़ी भी नीचे सवाल में ऐसी लिखी है, विच प्लांट। इम्पेयर्ड या नहीं? इम्पेयर्ड नहीं है। क्यों? तो प्लांट 2 पे हम इनकम बुक करेंगे। जी मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अब बताओ जी, मेरे पास सबसे पहले मैं प्लांट 1 को देख रहा हूँ। मेरे पास प्लांट 1 की कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? मेरे पास 6.5 लाख। अब बताएं इसका रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? सर हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी है? 6.5 लाख, सॉरी 6,60,000 माइनस 5%। तो मैं अगर आपसे कहूँ जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 6,60,000 का 95%। सही किया मैंने? हाँ जी, क्या आ रहा है देखो जरा। 627। ओके। फिर मेरे बच्चों मेरे पास वैल्यू इन यूज, ये कितनी है जी? गिवन है ये? यस सर ऑलरेडी गिवन है, 6,30,000। अब बताएं इनमें से हायर वैल्यू कौन सी है सर? 630। तो रिकवरेबल अमाउंट मैं रख दूंगा जी 6,30,000
और मेरे पास सर दोनों को कंपेयर करने पे नज़र ये आ रहा है कि हम अपने एसेट के पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और हमें 20,000 रुपये का लॉस बुक करना चाहिए। ये हमारी इम्पेयरमेंट है। ऐसा ही है, ऐसे ही मेरे बच्चों। अब प्लान 2 की अगर हम बात करें, प्लान 2 में मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है जी? 980। सर मुझे रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है जनाब? सर मेरे पास 1.08 मिलियन की फेयर वैल्यू है और मुझे 4% ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल के नाम पे देनी पड़ेगी। तो 1080 का 96%, 1080 का सॉरी कितना? 103। बेटा आप लोगों के बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का वो इलाका है जिसमें आप बोल सकते हो बात, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं उठाएगा आप, ठीक है जी। जो सवाल का जवाब आता है बोलो, डरते क्यों हो यार? बहुत, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे लोगों को पब्लिक में बात करने से बहुत घबराहट फील होती है। अगर आप में ये आदत है, आप BBA कर लो, ठीक है ना, आप BBA कर लो, आप जो है वो मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाओ, CA नहीं है आपके लिए। और अगर आप एग्ज़ाम पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट कल बन भी जाते हो तो आप इंतहाई बुरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कि जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बात करना नहीं आती उसको, तो इस प्रोफेशन में वो एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुकाबले में जिसको थोड़े बोल बच्चन आते हैं, बात करना आता है, अपनी बात समझाना आता है ना, और बोलने से उसको डर नहीं लगता, उसको ये फील नहीं होता कि कोई उसको जज करेगा, ठीक है ना, तो वो बहुत आगे जाता है। असल में हमारे यहाँ ये एक बीमारी है और ये मैं हर बार डिस्कस करता रहूँगा। लोगों को ये लगता है कि यार मेरा बैकग्राउंड, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ, जो मेरा स्कूल है, या जो मेरा से क्या कहते हैं, मैं इसको लड़की हूँ, मैं बंदा हूँ, या इंटीरियर से आ रहा हूँ मैं यहाँ से, ये सारे फैक्टर्स के जहन में होते हैं और वह समझता है कि मैं बात करूँगा तो लोग इसको क्या सैयारा है, जिसको आप कहते हो प्लूटो, ऐसा। पहले जी लोगों ने कहा कि प्लूटो एक सैयारा है, ठीक है जी। फिर लोगों ने कहा नहीं, प्लूटो बहुत छोटा है, तो ये एक सैयारा नहीं, एक स्टार है, ये प्लैनेट नहीं है, स्टार है, ठीक है। प्लूटो घूमे जा रहा है, लोगों ने कहा स्टार है प्लूटो, तब भी घूमे जा रहा है। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये एक डॉर्फ प्लैनेट है, प्लूटो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो अब भी घूमे जा रहा है, ठीक है जी। आप लोगों ने भी ऐसे ही बनना है, आप अपना काम करते हैं, कोई कुछ भी बोलता फिर, ठीक है जी। तो अब आइंदा के बाद जब मैं किसी सवाल पूछूंगा ना तो वो शर्माएगा नहीं, वो जवाब ज़रूर देगा, ठीक है। अब बताएं जी, मेरे पास प्लान 2 की कैरिंग अमाउंट 980 थी ना, सही लिखा है ना मैंने, 980,500 है। अब तुम लोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे यहाँ रोकते कि गलत कर रहा है भाई तू, हैं जी। वैल्यू न्यूज़ कितनी है भाई? 680,950। ऐसी वाहियात फिगर्स आपके पास पेपर में भी आएंगी, ठीक है जी। ये तो फिर भी ज़ीरो पे क्लोज हो रहा है ना, वो हो रहा होगा 680,953.78। आपने घबराना नहीं, आने तो जो फिगर्स आ रही हैं। अब बताएं जी, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना है? दोनों में से हायर क्या है जी? सर फेयर वैल्यू है, कितना जी? 10। अब बताएं जी, मेरे पास कितने रुपए की इम्पेयरमेंट है? इम्पेयर है ही नहीं सर, नील। मेरा एक सवाल है सर आपसे, गौर से सुनिएगा, मुझे बताओ यहाँ आपको क्या लग रहा है, एसेट को बेचने में फ़ायदा है या चलाने में फ़ायदा? बेचने में फ़ायदा है। आपको एग्जामिनर लिख के दे दे कंपनी की कोई प्लानिंग नहीं है इसको बेचने की, कंपनी इसको इस्तेमाल ही करेगी, अब फिर क्या करें हम? 6,80,000 को रिकवरेबल अमाउंट मान लें? याद रखना बेटा, कंपनी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, आपने एक प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल, कौन सा रूल? प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल। प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल क्या होता है? वो बंदा प्रूडेंट है जो अपने अच्छे के लिए काम करता है। अब आपको नजर आ रहा है इसमें भलाई किसमें? बेच देने में, चलाने में। कंपनी कह रही नहीं मैं इसको चलाऊंगी भाई, मैं बेचूंगी नहीं, हमारे अब्बा हुजूर की जो है वो निशानी है,
यही हाथ में था उनके जब उनका इंतकाल हुआ, हम इसको नहीं बेचेंगे। तो वो कुछ भी कहे, आपने इम्पेयरमेंट के रूल्स को चेंज, मैं फिर रिपीट कर दूं, वो कुछ भी कहे, आपने इन रूल्स को तब्दील, आपने इन दोनों में से हायर को रिकवरेबल अमाउंट मानना है, चाहे कंपनी कुछ भी बोले ऐसा, और इन दोनों में से हायर को रिकवरेबल अमाउंट मानोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर, इम्पेयरमेंट आएगी या नहीं आएगी, आप उसके हिसाब से देख लेना। पक्का? चले जी, अब एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं जनाब, बढ़ जाएं। इसमें किसी को कोई इशू, किसी को कोई पंचायत मसला? अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, किया, वो कर लिया था? कितने लोगों के पास होमवर्क पहुंच गया था? ग्रुप पे हो ना सब यार? अच्छा, जब टाइम मिले तो कभी ऐसे घूम फिर रहे हो तो ग्रुप पे भी आ जाना है। कितनी दफ़ा तुम लोग यार वो भी शेयर करते, खैर अभी ऑफिशियल ग्रुप्स बन जाएंगे तो। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, MCQs थे और सीधे सीधे चीज़ें थी, वो देख ली थी, कर ली थी सारी? अच्छा जी, अच्छा, जिनसे नहीं हुआ होगा ना, आज ज़रूर सॉल्व हो जाएगा वो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब एक स्टेप और आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक चीज़ है हमारे पास सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या चीज़? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या होता है सर? वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? अगर वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती तो हमारे दादा हुजूर के जो है वो अलमारी से 10-10 रुपए वाला एक बंडल निकला, वो उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके जोड़ा था। लेकिन अगर आज हम उससे जाएं तो शायद मेरे ख्याल में कोई 1-8 किलो पकौड़े मिल जाएंगे उससे। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है कि उन्होंने वो पैसे जमा किए। मिसाल दे रहा हूँ सर, वक्त के साथ ना पैसे की वैल्यू लूज़ होती है, ठीक है? वक्त के साथ पैसे की वैल्यू। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 लाख रुपए आज चाहिए या 1 लाख रुपए 5 साल बाद चाहिए? आज चाहिए। क्यों सर? आज उसकी जो वैल्यू है पाकिस्तान में रहते हुए तो शायद जो है वो थोड़े टाइम बाद 1 लीटर जो है वो कोई 5 लाख रुपए का मिल रहा है। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। ये पहले लोग बोलते थे 400-500 रुपये का लीटर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। एक बंदे ने वीडियो बनाई थी कि ये वो कौम है जो इतनी बगैरत है जो 400 रुपये लीटर पे ख़रीद लेगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे होगा? आ गया वो टाइम, थोड़े से दिन रह गए और बस। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं आपसे कहता हूं कि जनाब मुझे 1 रुपया ईयर 0 ईयर 1 मुझे यहाँ 100 रुपये मिलने वाले 1 साल बाद। ईयर 0 का क्या मतलब होता? आज, राइट नाउ। ईयर 0 का मतलब है राइट नाउ। ईयर 1 का क्या मतलब है? आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद। आज से 1 साल बाद आपको मिल रहे हैं कितने रुपए? 100 रुपये आपको मिल रहे हैं। ऐसा आपको पता चला कि पैसा जो है ना वो अपनी वैल्यू से 10% के हिसाब से लूज कर रहा है। मिसाल दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट मुल्क में 10% है, पैसा जो है वो 10% के हिसाब से वैल्यू लूज करता है। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं सर, आज से 1 साल बाद मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे आज कितने पैसे मिले कि वो 1 साल बाद 100 रुपये के बराबर हो? यानी 1 साल बाद से 100 रुपये में जो चीज़ आती है आज वो कितने की मिल रही है? कैसे निकालूं सर मैं? 100 डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करने का मतलब है 100 को बढ़ाएं या कम करें? तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किससे जी? 1 + 10% से। क्या आता है जी? 90.9। ऐसा इसका मतलब है जी 100 रुपये 1 साल बाद मिले, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 90 रुपये 90 पैसे आपको आज मिल जाए। ऐसा आपको 90 रुपये 90 पैसे आज मिले, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 1 साल बाद आपको कितने मिल जाए? 100 रुपये। यानी सर आप कह रहे हो 100 रुपये 1 साल बाद मिलना बेकार बात है, उसकी आज की टर्म्स में वैल्यू कितनी है? 90 रुपये। ऐसा मुझे बताएं सर, 2 साल बाद अगर आपको 100 रुपये मिले तो फिर इसकी वैल्यू आज कितनी होनी चाहिए? और कम होनी चाहिए? और कम होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए इसकी? और कम होनी चाहिए। जी मेरे बच्चों, मेरी वीडियो हैंग हो रही है, अब सही है? अब सही है। चलो अब मुझे बताएं इस 100 रुपये की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर इस 100 रुपये की वैल्यू और कम होनी चाहिए। कितनी कम? मैं कह रहा हूं जी 1 + 10% रेज़ द पावर 2। 2 साल पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितनी निकल रही है? 82.64। इसका मतलब है भैया 2 साल बाद 100 रुपये मिले, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आज आपको 82 रुपीज़ मिल जाए, वो 2 साल बाद के 100 रुपये के बराबर है। ऐसा एक चीज़ जो आज 82.6 की मिल रही है वो 2 साल बाद कितने की मिल रही होगी? 100 की मिल रही होगी। एक चीज़ जो आज 90 रुपीज़ की मिल रही है वो 1 साल बाद कितने की मिल रही होगी? 100 रुपये की मिल रही होगी। एक चीज़ जो आज 90 रुपये की मिल रही है 1 साल बाद कितने की मिल रही होगी?
100 की। एक चीज़ जो आज 82.64 की मिल रही है वो 2 साल बाद कितने की मिल रही होगी? 100 रुपये की। इसका मतलब है टाइम गुजरते पैसा अपनी वैल्यू क्या करेगा? लूज करेगा। जो पैसे देर से मिल रहे हैं उनकी आज की टर्म्स में वैल्यू क्या है? कम है। 100 रुपये का नोट तुम्हें साल बाद मिले, उसकी आज की वैल्यू कितनी है सर? 90। 100 रुपये का नोट तुम्हें 2 साल बाद मिले, उसकी आज वैल्यू कितनी है? ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये है कि सर गौर से सुनना, मैं कहता हूं जनाब मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 150 रुपये। गौर से सुनो, गौर से सुनो, बोर्ड पे देखो, लिखो मत। आज अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं, आज राइट नाउ मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं, इसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल होगी से 126 रुपये। आज बेचने जाऊं कितने का बिकेगा? आज बेचने जाऊं कितने का बिकेगा? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 150। सर मैंने कहा मैं इसको चलाता हूं, तो किसी ने कहा चलाओगे तो 2 साल ही चलेगा बस। ये एसेट कितने साल चलेगा? अभी कितने का बिक रहा है? 126 का। सर जो 2 साल चलेगा ना, तो 2 साल में मुझे ये एसेट कुछ कमा के देगा। क्या करेगा? कमा के देगा। क्या कमा के देगा? अज्यूम करें उबर की गाड़ी है, कुछ पैसे कमा के देगी। सर ये मुझे पहले साल कमा के देगी 100 रुपये और दूसरे साल कमा के देगी 70 रुपये। अब बताएं इन दोनों को ऐड कर दूं और कहूं कि जी 170 रुपये इस एसेट को इस्तेमाल करके मिलेंगे, हैं? ये गलत क्यों है? फेयर वैल्यू कब की है? कैरिंग अमाउंट कब की है? आज की। फेयर वैल्यू कब की है? आज की। लेकिन सर आप वैल्यू न्यूज जो निकाल रहे हो वो तो सारे फ्यूचर ईयर्स की बात हो रही है ना, इसको तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? आज की टर्म्स में। आज की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट हो गई है? सर इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा इसको, ऐसा? ये बात समझ आती है? फिर रिपीट कर रहा हूं, आज ये एसेट मेरी बुक्स में कितने पे आ रहा है? 150 पे। अगर मैं इसको आज जाके मार्केट में बेचूं कितने का बिकेगा? सर 126 का। 150 बुक्स में आ रही है, 126 का आज बिकेगा। सर इस एसेट की लाइफ है 2 साल। 2 साल चलाऊं तो 1 साल बाद आपको मिलेंगे 100 और 1 और साल बाद आपको मिलेगा 70। तो इन दोनों को ऐड कर दूं, कहूं कि इसको चलाने से 170 मिल रहा है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए आपकी कैरिंग अमाउंट आज की है, आपका फेयर वैल्यू आज का है, लेकिन वैल्यू न्यूज तो 2 सालों का है ना। तो 2 सालों के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे कि आज भी उसकी उतनी वैल्यू है, हैं? आज भी उसकी उतनी वैल्यू। प्यारे भाई मोबाइल छोड़ दे मेरा बच्चा, मोबाइल छोड़ दे, तुम मोबाइल यूज़ करो, कैलकुलेटर। अच्छा मैं तो मैं कहने वाला था कि मैसेज कर दो कि क्लास में हो, हैं? इन क्लास प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, है? आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते यार। तो बीवी है ना, वो क्लास वो मानती ही नहीं हो कि क्लास है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको जवाब देना पड़ता। अच्छा जी, 100 रुपये मिलने सर 1 साल बाद और 70 रुपये मिल रहे हैं उसके आगे। तो सर मालूम करें मुल्क में इन्फ्लेशन का रेट कितना है? जी हमने मालूम किया मुल्क में इन्फ्लेशन का रेट है 10%। क्या करना चाहिए हमें? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। किसकी? कैसे निकालें सर? डिवाइडेड बाय 1.1 ऐसा, या 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1, इसको डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 2। देखिए क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 91 कर दूं सेफली? ये 58 कर दूं? आप बताएं दोनों को मिला के कितना बनता है? 149। ये बन गया जी 149। हाँ भाई, इफ मनी लूजेज वैल्यू ओवर टाइम देन व्हाई इट इज 110 इन ईयर 0। क्यों 110 भाई? कम लिखा है ना हमने, 110 कब किया हमने? हम तो ये कह रहे हैं जी 100 रुपये का नोट जब 1 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू आज की टर्म्स में 90 रुपीज़ है। यानी आज जो चीज़ 90 रुपये में आ रही है, साल बाद कितने में आ रही होगी? 100 रुपये में आ रही होगी। आज एक चीज़ से 58 की आ रही है, 2 साल बाद वो 70 रुपये में मिल रही होगी। तो बताएं आज की टर्म्स में वैल्यू कितनी निकली? 149। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करूं, बताएं मेरे पास वैल्यू इन यूज़ कितनी आ रही है? सर 149। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, मेरे पास क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है? हाँ सर इम्पेयर्ड है। कितने रुपए से? 1 रुपये से। अब एक चीज़ सुनना ज़रा अच्छे तरीके से, बोर्ड पे ये काम तुम्हारे क्यूटी के टीचर ने बहुत अच्छा कराया होगा, ठीक है? लेकिन मैं ये कमेंट से कुछ देख रहा हूँ कि यार कुछ बच्चों को डिस्काउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
पीआरसी में शायद ये वाला पोर्शन नहीं है, डिस्काउंटिंग है सर। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ सर। आज मैं बैंक जाके ना 100 रुपये बैंक में रखवाता हूँ। क्या करूँ? बैंक वाले ने कहा आज आप 100 रुपये देना तो साल बाद आपको मैं 10% का रिटर्न दूंगा। तो बताओ मैं एक साल बाद 100 रुपये से कम एक्सपेक्ट करूँ या ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँ? ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो आपका सर 100 रुपया कंपाउंड होगा 1 + 10% से कितना जी? 110 हो जाएगा। व्हाट इफ कि आपको बैंक कहे जी अगर साल बाद 110 रुपये चाहिए तो आज आपने कितने पैसे जमा करवाने? पीछे आऊँ या आगे जाऊँ? पीछे आए सर। तो पीछे आने के लिए मैं क्या करूँगा सर? 110 डिवाइडेड बाय 1 + 10% क्या आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। ऐसा तो सीधी सी बात है सर, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं अगर आपने उनको पीछे लेकर आना है तो क्या करेंगे? हम उसको डिस्काउंट करेंगे। कैश फ्लोज को आगे लेके जाने हम क्या करेंगे? कंपाउंड करेंगे। हमारे पूरे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह कंपाउंडिंग नहीं है, ठीक है? क्या है जनाब? सारी चीज़ों को पीछे लेकर आना है। ये बात समझ आती है? तो सर अब आइंदा के बाद जब भी मुझे कैश फ्लोज मिलेंगे मैं उनकी क्या निकाला करूँगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, डिस्काउंट करूँगा उसको। डिस्काउंटिंग कैसे होगी? जो भी कैश फ्लो होगा उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? 1 + रेट जो भी गिवन होगा, रेज़ टू द पावर n का मतलब क्या है सर? किस पॉइंट पे वो पैसा मिल रहा है आपको। ये बात समझ आती है? अब बताएं मेरा एसेट कितने रुपए से इम्पेयर्ड है? अब बताओ इम्पेयरमेंट है क्या? पूरी डिस्कशन की बेसिक्स हमने देख ली। सर एक एसेट इम्पेयर जब होता है जब उसकी कैरिंग अमाउंट आज की तारीख में उसकी कैरिंग अमाउंट ना फेयर वैल्यू से रिकवर हो रही हो, ना फ्यूचर में जो कैश मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू से रिकवर हो रही हो। वैल्यू न्यूज़ क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज दैट विल बी रिसीव्ड थ्रू द यूज ऑफ दिस एसेट। इस एसेट के यूज से जो पैसे मिलेंगे वो क्या है? वैल्यू न्यूज़। ऐसा फिर वैल्यू क्या जी? आज अगर मार्केट में जाके उसको बेचेंगे कितने पैसे मिलेंगे? वैल्यू न्यूज़ क्या है? आज की टर्म्स में उन कैश फ्लोज की वैल्यू क्या बनती है जो फ्यूचर में मिलेंगे आज की टर्म्स में। इंपेयरमेंट कब निकाल रहे हो तो कैरिंग अमाउंट भी कब की होनी चाहिए? आज की। फेयर वैल्यू भी कब की होनी चाहिए? आज की। वैल्यू न्यूज़ भी कब का होना चाहिए? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि वो किसकी टर्म्स में डिफाइंड हो जाए? आज की टर्म्स में। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? अब हमने ना एक बेसिक मॉडल डिस्कस कर लिया। अब बताएं सर अगर हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए? कैरिंग अमाउंट चाहिए, फेयर वैल्यू चाहिए, कॉस्ट टू सेल चाहिए, फ्यूचर के कैश फ्लोज चाहिए और एक डिस्काउंट रेट चाहिए। क्या चाहिए? 5 चीज़ें चाहिए। कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल, सर फ्यूचर कैश फ्लोज और उनको डिस्काउंट करने के लिए एक डिस्काउंट रेट। आपके पूरे कोर्स में ये 5 ही चीज़ें हैं टोटल। ये 5 चीज़ें समझ लोगे तो आपको इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना आ जाएगी। ठीक है जी? पेपर में आती है इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना। पक्का? ये बात भेजे में बैठती है? सर इसको कॉपी करेंगे ताकि अच्छा जी आए ज़रा दोस्त। अल्लाह ताला ने ना एक सिस्टम रखा हुआ है कि एक इंसान को अल्लाह ताला इल्म से फैज़ देता है। फैज़ समझते हो? फैज़ का मतलब उस इल्म का फ़ायदा। ठीक है? उस इल्म का फ़ायदा जब होता है जब जिससे पढ़ा है ना उसका अदब आपके अंदर। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए जी, सर एक सवाल है हमारे सामने, आपने इसमें सिर्फ वैल्यू न्यूज़ निकाल के देनी है मुझे। आज बताएं पैसे कब कब मिलने हैं? सर वैल्यू न्यूज़ का क्या मतलब है? इस एसेट को इस्तेमाल करके हमें कितना पैसा मिलेगा। तो बताएं सर मेरे पास पैसा कितना कितना मिलता हुआ नज़र आ रहा है? सर पहले साल के एंड पे 50,000, दूसरे साल के एंड पे 70,000, तीसरे साल के एंड में 60 और 80,000। ऐसा। अब मुझे क्या निकालनी है सर? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। किस रेट से? अच्छा, अब हमारी क्लास में ऑलमोस्ट हर अगले सवाल में 10% का रेट आ रहा होगा। आप लोगों ने सवाल में पेपर में जाके देखना 12%, लेकिन आदत 10% की बनी होगी तो 10 पे टिका दोगे। तो मैंने अभी एहतियातन ये किया कि जितनी किताब में 10% जहाँ लिखा आ रहा था किसी को 8 कर दिया, किसी को 9 कर दिया, ताकि तुम रेट देखो। ठीक है जी? ये याद रखना हर जगह 10% नहीं होगा। हाँ जी, अब बताएं सर प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ कैसे? सर 50,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10% और ये जो 1 लगा हुआ है ना ये यहाँ लगा दें सर। फिर
1 प्लस एंड सो ऑन। क्या आ रहा है सर ये 20। अच्छा टोटल नहीं, एक एक करके बता दो। तुमने टोटल ही निकाल लिया। 57 54 641। ऐसा सर, अब बताएं सर, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू इन यूज कितनी 203025। ऐसा। अच्छा क्या इस डाटा से इम्पेयरमेंट निकाल सकते हैं? ना कैरिंग अमाउंट पता है, ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, ठीक है जी। तो हम इम्पेयरमेंट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वैल्यू इन यूज। पक्का जी। कितने लोगों से खुद से हो गया? ये पूछना भी जलालत है। आगे आप जो चीज़ें देखने वाले हो ये तो उसकी कोई 0.0000001% भी नहीं है। पक्का जी। बढ़े हम आगे चलें। अब आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है सर। आपने अब मुझे एक सवाल सॉल्व करके देना है। अच्छे तरीके से देखिएगा प्यारे बच्चों। सर ये सवालात कहाँ से ला रहे हैं आप? बुक से। आपकी बुक कब तक आएगी? बुक मैंने 2 दिन बाद प्रिंटिंग पे दे देनी है, तो 5 दिन आप प्रिंटिंग के ले लें, तो अगले वीक में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। शाबाश जी, शुरू हो जाए जी। अच्छा आप मुझसे ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, सर ये कोटेड का क्या मतलब होता है? कोटेशन कहते हैं प्राइस को, कोट करना कहते हैं को प्राइस कोट करना, बताना कोई चीज़। ठीक है जी, आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना इसके। ठीक है। हाँ जी शाबाश। पूछूं मैं किसी बच्चे से पूछूं? हैं? अब जैसे ही मैंने कहा किसी बच्चे से पूछूं, सब काम में लग गए। चल मेरा भाई, पूछने में जवाब नहीं देना। क्यों घबराते क्यों इतना यार? चले जी, मुझे एक बात बताएं। कह रहे जनाब, फॉलोइंग आर द डिटेल्स पर्टेनिंग टू अ प्लांट एज एट। जी मेरे बच्चे, क्या दिया हुआ? हाँ नहीं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे बताएं, कैरिंग अमाउंट सबके समझ में आ गई? ये क्या है? ये सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा एसेट मार्केट से कितने में मिलेगा? मेरे पास ये मोबाइल है, मैं कह रहा हूँ जनाब ये मोबाइल मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। दिस वेरी मोबाइल मैं मार्केट में अगर बेचने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है जी? वो कोट की है किसने? ब्रोकर ने। ये है बिड प्राइस। ठीक है। अच्छा जब बिड प्राइस आपको पता चल गई तो बाकी सब बकवास हो गया, लेकिन समझ लो बाकी है क्या। ठीक है। फिर आर जी सेलिंग प्राइस कोटेड बाय द कंपनी, ये ऑफर प्राइस है, हमने कोट की है सर। ये क्या ये हमारी सर ये वो प्राइस है जो फेयर वैल्यू है? नहीं। फिर 1,60,000 क्या है? इसी तरह का एसेट अगर मैं आज रिप्लेस करने जाऊं, ये दे के दूसरा लेने जाऊं, तो कितने का मिलेगा मुझे नया? सर ये 1,60,000 मिलेगा। इसको कहते हैं हम जी रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या ये मेरे काम की है? नहीं सर। क्या ये मेरे काम की है? नहीं सर। तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? बिड प्राइस। क्लियर हो गया? अच्छा अब वैल्यू न्यूज़ कितनी है जी? 1,05,000। बेचने जाऊं तो 12,000 रुपये मुझे सर कॉस्ट टू सेल देने पड़ेंगे। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को हमने कंपेयर करना है। कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? 265। रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है हमने सर। सबसे पहले सर हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी है भैया? सर 150। कॉस्ट टू सेल 5,000 12,000। कितने बच्चे? अब बताएं जी वैल्यू न्यूज़ कितनी है? 10।
आप बताएं दोनों को कंपेयर करूं तो हायर क्या है? सर सीधा सीधा एक बड़ा सारा इम्पेयरमेंट कितने का? 127,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। डन हो गया जी, सबने कर लिया था ये। ऐसा रिप्लेसमेंट वैल्यू का पता चल गया। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिस पे इस जैसा एक नया एसेट आ जाएगा। ऐसा ये बात समझ आती है? वो हमारी फेयर वैल्यू, इस एसेट की, इस पेन की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, क्या होगी? ये मार्केट से कितने का मिलता है, मैं इसको कितने का बेचना चाहता हूँ? नहीं सर। ये मार्केट से कितने का मिलता है? नहीं सर। मैं इसको कितने का बेचना चाहता हूँ? नहीं सर। सामने वाला इस पेन को कितने के लिए खरीदने, कितने किस रेट में खरीदने को तैयार है, वो क्या है? वेरी गुड सर, वो बिड प्राइस है, वो फेयर वैल्यू। पक्का? चले मेरे बच्चों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनाब एक बात बताएं, मैं ये दुराजी पे देखा ना आपने, क्या बेचते हैं वो? गोला गंडा बेचते हैं सर। तो गोले गंडे में बेचता हूँ सर, ठीक है जी। शाम में मैं वहीं जाता हूँ, मैं साल दे रहा हूँ, यानी तुम शाम में पहुँच जाओ ढूंढने मुझे वहाँ पे। तो मैं शाम में सर वहाँ ये गोले गंडे बेचता हूँ। और मैंने क्या किया सर, एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है। वो एक ठेला वेला इनकी गाड़ी खरीदी है, उसमें सामान वामान रखा है, ठीक है जी। तो मेरा इरादा है जी, मैं शाम में जो है वो गोले गंडे बेचूंगा और मैं इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक पैसे कमाऊँगा। 5 साल ये गाड़ी चलेगी। 5 साल तक क्या मुझे मिलेगा? कैश मिलेगा। ऐसा इस ठेले से मुझे कैश मिलेगा 5 साल तक। कैसे? और मनुष्य गोले बेचोगे तो पैसे मिलेंगे ना, ऐसा है या नहीं? या ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है? गोले खा के पैसे ही दे के आते हो ना, मिसाल दे रहा हूँ। हैं यस सर, ये जिस बच्चे ने आवाज़ निकाली इसकी बड़ी बुरी यादें वहाँ बसते हैं वहाँ से। अच्छा जी चलें, तो इसका मतलब है कैश हमें मिलता है यूज ऑफ एसेट्स, ऐसा 5 साल तक हमें कैश मिलता रहेगा। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल पूरे होंगे, हम ठेले को आग लगा देंगे, हैं? नहीं, क्या करेंगे फिर? हम उसको उठा के बेच देंगे। तो इसका मतलब है कैश फ्लो हमें डिस्पोजल ऑफ एसेट से भी मिलता है, लेकिन कब? वेरी गुड सर, यूजफुल लाइफ के डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स यूजफुल लाइफ। ऐसा सर इसका मतलब है एसेट हमें 2 जगह से कैश देता है। एक तो जितना टाइम इस्तेमाल करते रहोगे तब भी कैश मिलता रहेगा, और एंड में आगे आप क्या करोगे? उसको बेच दोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? तो इसका मतलब है वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ऐसा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो कि मशीन को इस्तेमाल करने से मिलेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जब आप उसको एंड पे आके बेचोगे। ऐसा है? ये बात समझ आती है? अच्छा लिखो नहीं। अज्यूम करो मेरे पास एक गोले गंडे का ठेला है सर, इसकी कैरिंग अमाउंट है मेरी बुक्स में 4 लाख। कितने? 4 लाख। मैंने सर इसको आज बेचने का इरादा किया, मैंने कहा भाड़ में जाए, ठीक है जी, काम ही नहीं करना ही। तो मैं मार्केट गया, मैंने इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकलवाई, तो वो निकली जनाब 3,10,000 रुपये। अब मैंने कहा यार बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा, चलाता हूँ इसको। तो पता चला जी ये चलेगा, ये कितना चलेगा जी? अज्यूम करें 3 साल चलेगा। कितना चलेगा? 3 साल चलेगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल। हमें इससे कैश मिलेगा, पता है कितना? 1.5 लाख सालाना। कितने साल ये गोले की मशीन चलेगी? 3 साल चलेगी। कितने कितने पैसे मिलेंगे? ये किसने आपको बताया? अंदाजा है सर, जो मार्केट नजर आ रही है उससे अंदाजा है कि इतने पैसे मिल जाएंगे। ऐसा फिर क्या होगा? 3 साल बाद इसको बेच देंगे। बेचेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। ऐसा सर हमें अंदाजा है कि ये इंशाल्लाह ताला 40,000 रुपये में बिक भी जाएगा। ऐसा अब बताओ इस्तेमाल करने से और बेचने से कितने पैसे तुम्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं? 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1,90,000। ऐसा
अब बताओ क्या निकालूं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अज्यूम करोगे हमारा डिस्काउंट रेट 10% है, ठीक है जी। अब बताएं जी निकालें प्रेजेंट वैल्यू। सर ये प्रेजेंट वैल्यू तो मैं निकाल के मर गया हूँ। FR1 के पेपर में एवरेज 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये ज़रा इसकी आदत डाल दो। सर क्या प्रेजेंट वैल्यू के लिए ऐसे लिख के दिखाएं 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 10%? नहीं, बस यहाँ आपने लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू है 10%, इसका इवन टोटल भी लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। जी मेरे बच्चे, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, अभी अगर मुश्किल चीज़ वो सर ने नहीं करवाई, एकदम लिख दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर ऐसे किसी को मसला है तो अभी बता दो, मैं ये कैलकुलेट भी करके दे दूँ, शर्माना नहीं है। नहीं आती एक चीज़ पूछ लेना, सर ये नहीं आ रहा दोबारा बता दें, ठीक है जी। मेरी इतनी जल्दी हटती नहीं है, इतनी जल्दी मैं अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, हैं? पक्का ये समझ आ गया? अब बताएं जी मेरे पास क्या आ रही है, 4,03,000 समथिंग। ये क्या जी मेरे पास वैल्यू इन वैल्यू न्यूज़ को निकालते हुए किन किन चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू ली आपने? बेटा मुंह से बोलो। एसेट को इस्तेमाल करने से जो पैसा मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली, और एसेट को एंड पे आगे जो बेचा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ सकती है? अगर यहाँ तुम बेच दोगे तो 1.5 लाख का मेरा फूफो पैसे दे के जाएगी। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू कब आनी चाहिए? आखिरी। क्योंकि ये एक सवाल है जो मुझसे लास्ट टाइम में बच्चे ने पूछा था कि ये आपको कैसे पता चला कि प्रेजेंट वैल्यू एंड पे आएगी। तो मैंने कहा बीच में एसेट बेच देगा मनुष्य तो आखिरी साल का कैश फ्लो कहाँ से आएगा? हैं? गाड़ी बेच देगा तो दूसरे साल, तो तीसरे साल किस पे बैठा के लेके जाएगा बंदे को पैसे लेने के लिए? तो हमारे पास एसेट कब बिकेगा? एंड पे जाके। ऐसा ये कर लोगे? अब बताएं क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है? नहीं सर। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जनाब? 3,10,000। इसकी वैल्यू इन यूज़ कितनी? 4,03,080 रुपये। तो इस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई? 4,03,080 रुपये। तो दिस एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। ऐसा? तो इम्पेयरमेंट कितनी है भैया? नील। ऐसा है? ये बात समझ आती है? अब मैं एक सवाल दूं तो करके दे दोगे? हैं? पक्का कर लोगे? ये कॉपी करनी है तो कर लो सर, यहाँ से कॉपी करना है इसको। आप लोगों को ये डिस्क्वालिफिकेशन का पता है ना कि आप लोग डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, हैं? क्या आपको लगता है ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कितने लोग समझते हैं होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन? होनी चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसका रीज़न है यार, एजुकेशन हासिल करना एक बेसिक ह्यूमन राइट है, आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते किसी को, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर यार मेरी जब शादी हुई उस वक्त मेरी वाइफ जो है वो 9th क्लास में पढ़ती थी, मिसाल मेरी ख़ुद की उम्र 20 साल थी, ठीक है ना। तो उसने छोड़ दिया एजुकेशन, फिर उसके बाद उसने रिज्यूम किया कोई 3 साल बाद। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्ची सीए कर रही हो और किसी भी हालात की वजह से उसके घर वाले उसकी शादी करा दें और वो 1-1.5 साल का ब्रेक ले ले, तो उसके पास तो फिर वापसी का चांस ही नहीं, गया सब कुछ, मलिया मेट। मेरे हिसाब से किसी भी क्वालिफ़िकेशन में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होनी नहीं चाहिए। खैर बहरहाल उनका अपना व्यू ये है कि यार जब अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होती हैं तो बच्चा ढीला हो जाता है, वो फिर सुकून से पेपर देता है। और ICAP की फ़ी भी इतनी नहीं है कोई ख़ास, ठीक है जी। कोई पेपर देने की फ़ी अगर होती है ना ACCA जैसी कोई 80-70 हज़ार रुपये, तो फिर आप लोग इतना सीरियस होकर पढ़ते कि 9:30 की क्लास में आप 9:15 आते, ठीक है जी। लेकिन अभी 4,000 रुपये का पेपर है, ठीक है जी, तो वो मसला भी नहीं करता। मेरे हिसाब से मेरा अपना हंच है क्वालिफ़िकेशन में ये डिसक्वालिफ़िकेशन वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक बेसिक राइट से बच्चे को डिप्राइव ना करो यार, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी और तरीके से भी पूरे हो सकते हैं। करूँ? नो सर, खुद ही करोगे या मैं रीड कर दूं? चलो रीड कर लेते हैं, फिर करना आपने। ये कह रहे जी डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज़ 2 प्लांट्स, तो दोनों की मिला के इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे? नहीं सर, हम हर एक एसिड की इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 ईयर। 3 साल एक की भी लाइफ है, 3 साल दूसरे की भी लाइफ है।
द फेयर वैल्यूज एंड रिटन डाउन वैल्यूज. व्हाट इज मेंट बाय रिटन डाउन वैल्यू? वेरी गुड सर, ये अल्लाह का शुक्र है, इंट्रो पढ़कर आ रहे हो, मेरी ज़िंदगी आसान है. रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट. ठीक है. एज ऑन 31 दिसंबर 2012 वर एज अंडर, ये दी हुई है जी कैरिंग अमाउंट्स. ठीक है जी, प्लांट 1 और प्लांट 2 की ये फेयर वैल्यूज़ दी हुई हैं. और ये क्या जी, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट. ये क्या होता है? कॉस्ट टू सेल. ठीक है. इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है? आज बेचने जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे जेब से. ठीक है जी. इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल, आज देने ही है पैसे. ठीक है जी. अब बताएं सर, इसके बाद प्लांट 1 के एनुअल इनफ्लोज, सालाना इनफ्लोज कितने हैं? ये कितने साल तक मिलते रहेंगे? 105. आपको कैसे पता चला? 3 साल पर लिख के दिया हुआ, यूजफुल लाइफ 3 साल, तो 3 साल तक मिलते रहेंगे. फिर एनुअल आउटफ्लो जी, ये साल, इसका मतलब है सर हम 105 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्च भी करेंगे, सॉरी 11 रुपये खर्च भी करेंगे, तो हमें नेट कितने पैसे मिलेंगे? सर 105 कमाएंगे हर साल और 11 रुपये हर साल खर्च भी करेंगे तो 94 मिलेंगे. एंड पे आगे क्या होगा? बेच देंगे एंड पे एसेट को कितने में? लेकिन 8 रुपये का बेचने में 2 रुपये का जो है वो हमको ब्रोकरेज वगैरह पे करेंगे, तो एंड पे नेट कितने पैसे मिलेंगे? 6 रुपये मिलेंगे. यहाँ एंड पे नेट कितने मिलेंगे? 2 रुपये मिलेंगे. फिर वो कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, इसको आप छोड़ दें यार, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है भाई. ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए. अब बताएं इसमें से कौन सा एसेट इम्पेयर्ड एट डिस्काउंट रेट 10% है? कितना जी? शाबाश जी, बताएं जी. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब रेजल वैल्यू नहीं होता बेटा. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है रिटर्न, बुक्स में राइट करते हो ना तुम. सर आई कैप का इंटरनेट, तो आई कैप में अगर तुम जनरल इंटरनेट यूज़ करो तो 100 MB कोई 5000 अफराद पे बांट देता है. बिल्कुल हो जाएंगे फातिमा, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा जी. क्या रहा जी, कौन सा एसेट इसमें इम्पेयर्ड है और कौन सा नहीं है? पहले वाला नहीं है. अभी श्योर नहीं है पहले वाला. ठीक है. अच्छा, दूसरे एसेट में इम्पेयरमेंट 14 कितनों ने निकाल लिया? सबने निकाल लिया. ये बिल्कुल FAR2 का क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का जी. ये हो रहा है आपसे, सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है आप सही जा रहे हो. और जिनसे नहीं हो रहा, कितनों से नहीं हुआ ये? सच बताओ यार. एक तो मतलब तुम लोग की मिसाल ऐसी है, एक डॉक्टर के सामने जाके बैठ गए हो, वो पूछ रहे कहाँ दर्द हो रहा है, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो. आप उसको खुद हाथ लगा के चेक कर लो जहाँ से आवाज़ आए. ऐसे नहीं होगा यार. आप मुझे बताओगे कि नहीं हो रहा सॉल्व, तो मैं आपको फिर उसके साथ उसके हिसाब से गाइड करूंगा ना. कितनों से नहीं हुआ है सवाल? कितनों से हुआ? अच्छा, बाकी हाथ नहीं उठा रहे हैं तो क्या हुआ या नहीं हुआ, या हाथ नहीं उठ रहा, क्या मसला है? एक बंदे ने जब कहा मुझसे नहीं हुआ, सच्चा आदमी, टोपी वाला बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? वलीद. इसमें क्या मसला है तुम्हें वलीद? जहां तो तुम मुझे अगर ऐसे बताओगे क्या मसला आ रहा है तो मैं वहां तक पहुंची. चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, आपने जब भी किसी एसेट की इम्पेयरमेंट निकालनी हो ना, तो आप ले लें सर प्लांट 1, ठीक है जी, और प्लांट 2. बोर्ड पे देखिए, इसकी वर्किंग इसी तरह करनी है आपने. ठीक है. एक आपके पास है एसेट का कैरिंग अमाउंट, दूसरा है रिकवरेबल. कैरिंग अमाउंट गिवन है सर दोनों. कह रहे जी एक एसेट है 220 का, एक एसेट है 160 का. ये आ गया जी 220 और ये आ गया जी 100 एंड डन हो गया. चलें जी. रिकवरेबल अमाउंट वी डोंट नो सर, हमने कैलकुलेट करना है. तो हम सबसे पहले प्लांट 1 को उठाते हैं जी. प्लांट 1 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का क्या हिसाब किताब आ रहा है? सर प्लांट 1 की फेयर वैल्यू 210 और 7 रुपये इसकी जो है वो कॉस्ट टू सेल है. तो 210 माइनस 7 कितना आ जाएगा जी? 203. फिर सर मेरे पास है इसकी वैल्यू इन यूज. सर ईयर 0, 1, 2 एंड 3.
मुझे बताएं इस एसेट को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कुछ इनफ्लोज आएंगे, कितने? 105 हर साल। ऐसा क्या ये इनफ्लो मशीन में फूंक मारने से आएंगे या कोई चीज़ डालनी भी पड़ेगी मशीन में? तो सर उसका खर्चा होगा। हाँ ना, तुम ये ना मशीन लेके बादराबाद पहुंच जाओ, सर ये शरफाबाद पहुंच जाओ गोले बेचने के लिए, और खाली जो है वो ठेला आपके पास, फूंके मार के तो नहीं निकलेगा ना। कुछ शरबत डालोगे, कुछ जो है वो बर्फ़ डालोगे, तो ये पैसे लगेंगे ना उसके। तो जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या होने चाहिए? कुछ ना कुछ। तो सर पीछे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पीछे हमने अज्यूम किया वो नेट इनफ्लोज हैं। क्या है नेट इनफ्लोज? समझते हो? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब बताएं इधर आउटफ्लोज कितने? 11 और क्या एसेट को बेचोगे एंड में? यस सर। डिस्पोजल वैल्यू नेट बताओ, डिस्पोजल वैल्यू कितनी? सर अगर मैं यहाँ नेट लिख देता 94 तो क्या एग्जामिनर मार्क्स काट देता? नहीं, 94 भी लिख सकते थे आप। ठीक है जी। कितना जी? मशीन को एंड में बेचेंगे कितने में? 8 में, लेकिन 2 का खर्चा होगा तो नेट 6 रुपये मिलेंगे। अब बताएं जी कितना आ रहा है जी मेरे पास? 90 और 100। प्रेजेंट वैल्यू निकालें इसकी, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? सब 237.6 सेफली आप 238 ले लें। तो बताएं सर मेरे पास वैल्यू इन यूज 238 है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 203 है। तो इसमें से हायर कितना है जी? 2। तो इसका मतलब है एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। डन है जी। करंट ईयर का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। देखो करंट ईयर का मतलब है, करंट ईयर तो गुजर चुका है ना, हम तो 31 दिसंबर पे खड़े हैं, अगले साल हमारा पहला साल है। ठीक है जी। तो हम अज्यूम करते हैं 1 साल बाद कितना मिलेगा, उसके बाद कितना मिलेगा, उसके बाद कितना मिलेगा। करंट ईयर के हम एंड में खड़े हैं। ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे पास उसके बाद सर दूसरा एसेट प्लांट 2। प्लांट 2 में क्या है मेरे बच्चों? सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर 150 और 4। अब बताएं जी वैल्यू इन यूज। इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितनी मेरे बच्चों? 1, 2 और 3। इनफ्लोज कितने हैं? इनफ्लोज हैं हमारे पास सर 55 माइनस 5। यार कल मैंने होमवर्क दिया था, उसमें कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में? 10 मिनट। आज शायद 12-15 मिनट लग जाए। ठीक है जी। 2 रुपये सर मुझे एंड में मिलेंगे। हाँ जी क्या आ रहा है बताएं सर मेरे पास? 50 और 50। अब बताएं सर प्रेजेंट वैल्यू निकालें 10% पे 1। तो सर मेरे पास वैल्यू इन यूज आ गई जी 125। इन दोनों में से हायर कौन सा है? $140। दिस एसेट इज डेफिनेटली इम्पेयर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 14 रुपीज। ऐसा डन है जी। पक्का मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग? क्लियर हो गया मेरे बच्चे? हाँ जी पक्का? इसको कॉपी करें और आज जो मैं होमवर्क दूंगा वो अल्लाह के वास्ते आज ही कर लीजिएगा। ठीक है जी।